अरे भाई हम तो मोदी का राशन दे ले, छोड़ा हो रहा सीना हमारा 56 इंच होने वाला कुछ दिन में। क्या नहीं बोला था ये बता दो। आपको नहीं पता? हाँ तो आप बताओगे ना, नहीं पता है तो आप बताओगे ना, नहीं पता है। क्या अगर उनके आरोपी नहीं पकड़े गए और हमें आरोपी मिलता है तो उसे जिंदा जान से खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कोई कहता है कि हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो इनकी जवाबदेही उनकी बनती है, हमारी जवाबदेही नहीं है। अब मुझे ये बताइए, यूपी में तो योगी जी की सरकार है, यूपी में तो योगी जी की सरकार है, उनके रहते हुए यूपी में मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, ये कैसे? नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। रामभद्राचार्य जी जो कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज पे टिप्पणी कर रहे थे, लिव इन वगैरह इन सब के ऊपर जनता को समझा रहे थे, उन्होंने अब एक बात कही है कि पश्चिमी यूपी जो है, यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सटा हुआ जो यूपी है, वो पश्चिमी यूपी अब मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। आखिर यूपी, पश्चिमी यूपी जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो मिनी पाकिस्तान कैसे बनता जा रहा है, आज हम उसी पे बात करेंगे। राहुल भैया, कैसे देखते हैं आप पश्चिमी यूपी आखिर मिनी पाकिस्तान कैसे बनता है? देखिए, रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही है ना, आज सिर्फ चिंतन करने का विषय पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बनता, आज चिंतन करने का विषय हर एक राज्य में बन जाता है। वो राज्य जो आज भी चल रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली के छिन छिन भागों में बैठे हुए वो कोने हों, जहाँ शायद पुलिस प्रशासन भी ठीक रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। सीधी भाषा में अगर कह दूँ तो ओखला, शाहीन बाग, मुस्तफाबाद और आपका जाफराबाद, सीलमपुर, ये वो एरिया हैं जहाँ पे मैं कहता हूँ कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज भी यहाँ कानून कार्य करने से कहीं ना कहीं घबराता है। तो इसमें अगर ये बातें कही गई हैं तो ये आत्मचिंतन है, इसमें कोई किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं है। उन्होंने अपनी एक बात को रखा है, हर किसी का एक बात रखने का समय होता है, हर कोई अपने तरीके से अपनी बात को रखता है। तो रामभद्राचार्य जी ने एक अपना मतलब चिंतन करके दिखाया उस देश के प्रति, जिस देश में हमेशा से चारों धर्म बराबर रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन बार बार अगर कोई चीज़ें बांटी जाती हैं या धर्म के खिलाफ बोली जाती हैं तो चिंतन करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से उन्होंने सिर्फ चिंतन किया है और उस चिंतन को हम भी बहुत ही भली भांति अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं कि वाकई में कुछ कोने हैं जो मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, जहाँ पर सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, यूपी में तो योगी जी की सरकार है, यूपी में तो योगी जी की सरकार है, उनके रहते हुए यूपी में मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, ये कैसे? देखिए, सरकार किसी की भी हो, जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जो दंगाई होते हैं, जो गुंडा होते हैं, वो मेरे ख्याल से हर एक सरकार में होते हैं। कुछ लोग कम हो जाते हैं, काफ़ी टाइम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सुधार की उत्तर प्रदेश को और ज़रूरत है, जिसमें योगी जी को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। रामभद्राचार्य जी ने कहा, आपने कहा कि धर्म की कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो 25-25 बच्चे पैदा करने की मशीन है। इसको देखिए, इसे मैं ऐसा देखता हूँ, आज हमारा देश जनसंख्या के आधार पर एक ऊंची इमारत बनता हुआ जा रहा है, इसमें हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म का नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चे सिर्फ उतना पैदा हों जितने की हम परवरिश अच्छे से कर सकें, उसे उच्च शिक्षा दे सकें। ये नहीं कि कुछ समय बाद किसी की धार्मिक यात्रा पे कोई पत्थर उठाकर फेंक दे। राहुल भैया, बच्चे तो अल्लाह की देन है। देखिए, नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए, मैं नहीं मानता अल्लाह की देन है। ये मेहनत कही जाती है इंसान द्वारा, इंसान द्वारा ही पैदा किया जाता है। फिर उसके बाद कोई कहता है कि हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो इनकी जवाबदेही उनकी बनती है, हमारी जवाबदेही नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना किसी धर्म का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत है उस पर चिंतन करना पड़ेगा और चारों धर्म के लोगों को भारत देश में रहकर ही चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत के विकास में हमें भी वो भूमिका निभानी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं आज राजनीतिक लोग भी लगे पड़े हैं, उसमें भूमिका निभाने का हर एक धर्म के लोगों का आज व्यक्तिगत नैतिक कर्तव्य बन जाता है। अच्छा, पश्चिमी यूपी के ऐसे कौन से इलाके हैं जिन्हें आप देखते हैं कि मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं और कैसे बनते हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, कई जगह ऐसी हैं। मैंने कल भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें साफ साफ कहा जा रहा था भारत में अगर रहना होगा ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। फिर अगर मान के चलो हमारे सनातनी कोई कहता है कि भारत में अगर रहना होगा जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तो यही है कि ये माहौल खराब हो जाता है। इन तरीके से इन चीज़ों में सुधार करने की जरूरत है। भारत में अगर रहना होगा तो भाईचारा कायम रखना होगा। ये चीज़ अगर बोल दी जाए तो क्या बुराई है भाई, लेकिन भाईचारा क्यों निभाएं, कैसे निभाएं, ये सबसे बड़ा सवाल आगे खड़ा हो जाता है। भाईचारा ऐसा तो निभाने वाला है नहीं कि किसी प्रकार से किसी धार्मिक यात्रा में अगर पत्थरबाजी कर दी जाए, अगर उनकी खुद की यात्रा निकल में उसमें तलवारबाजी करके किसी युवक की हत्या कर दी जाए, तो इस प्रकार से मैं नहीं मानता कि कोई भाईचारा बन पाएगा। इस प्रकार से सिर्फ माहौल देश के अंदर खराब होने वाला है। इससे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ रहते हैं, क्या आपने वहाँ पे भाईचारा देखा है? मैंने तो दंगे में देखा था, 2000 जो
अभी दंगे हुए थे कुछ दिन पहले दिल्ली में, 2020 के दंगे को इतने बारीकी से देखा क्योंकि उसी क्षेत्र से मैं आता हूँ। मैं खुद करावल नगर में रहता हूँ। मैंने देखा था वहाँ ताहिर हुसैन ने कितने अच्छे से अपना भाईचारा निभाया था। जो पेट्रोल बम थे अपनी बिल्डिंग के अंदर ही छिपा रखे थे। मैंने भाईचारा वहाँ इतना देखा कि शाहरुख पठान दिन दहाड़े बंदूक लेके सीलमपुर की रोड पे सीधे पुलिस वाले पर तान दी थी। तो ऐसे भाईचारे की जरूरत नहीं है। भाईचारा वो चाहिए जो कहीं ना कहीं देश की अखंडता को और एकता को जागरूक रखे, कायम रखे। और अगर मान लो भाईचारा किसी ना किसी प्रकार से तोड़ा जाता है तो फिर मैं कहता हूँ मेरी साइड से भी किसी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं है। तो मैं इनके एक सवाल का इन्होंने जो अभी जवाब दिया, मैं उस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ कि भाईचारा कहाँ देखा जाता है। जी रवि बिश्नोई जी कौन है जो खुलेआम आतंक फैल रहा है? आप कांग्रेस राहुल गांधी ने आतंकवादी तो रवि बिश्नोई कौन है? रवि बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई कौन है? हैं जो खुलेआम आतंक होता है। क्या सरकार में इतनी पावर नहीं है? हमारे पास इतनी मिलिट्री नहीं है, इतनी पास फोर्स नहीं है जो इस चीज़ को आतंक को रोका जाए। ये बिश्नोई को आतंकवादी देखिए, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, पूरे भारत पूरे आतंकवादी का इन्होंने, अब मुझे एक चीज बता दीजिए, एक मिनट अब इनकी बातों का जवाब मैं दूंगा। एक चीज बताओ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनिए। अब मैं छोटी सी बात कहूँ, इन्होंने कह दी कि क्या नाम है लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादी। तो लॉरेंस बिश्नोई पहला ऐसा बब्बर शेर है जिसने जब मनीषा के साथ में जो भयावह मंजर हुआ, जिसमें ना तो हरियाणा की सरकार और ना ही हरियाणा के पुलिस उस पूरे मामले को सुलझा पाई। जब लॉरेंस बिश्नोई इकलौता ऐसा था जिसने दहाड़ा था कि अगर उनके आरोपी नहीं पकड़े गए और हमें आरोपी मिलता है तो उसे जिंदा जान से खत्म कर दिया जाएगा। अगर ये हिम्मत रखी तो उस भाई ने रखी ना, तो मुझे बताइए वो आतंकवादी कैसे हो गया? अगर आतंकवादी इस देश के अंदर कोई है तो वो लोग हैं इस देश को बार बार माहौल खराब कर रहे हैं, जो बार बार पेट्रोल बम फेंक देते हैं, जो बार बार दंगा फसाद करते हैं, जो बार बार पत्थरबाजी करते हैं। और उसके अलावा कोई इस प्रकार का कोई मतलब मैं नहीं मानता कि आतंकवादी व्यक्ति हो सकता है जो बहन बेटियों के सम्मान में खुले मैदान में धाड़ मार कर कहते कि हम बिल्कुल एक सीना चौड़ा करके कह सके कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा हूँ। ये चीज अच्छे जान लेनी चाहिए। आतंकवादी उसे बोला जाता है जो देश को तोड़ने। बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, मैं आतंकवादी नहीं कहूंगी। उन पे कोई टाड़ा नहीं लगा है, ना उन पे कोई टेररिस्ट एक्ट लगा है, ना उन पे NSA लगा है। वो गैंगस्टर है, मैं गैंगस्टर बोलूंगी। लॉरेंस बिश्नोई को आप आतंकवादी कहेंगे? मैं आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जो लोगों में आतंक फैला हुआ है, जो उसका भय फैला हुआ उस चीज का मैंने आतंकवादी क्यों? तमाम लोग हैं जिसके अंदर भय है। मुझे ये बात बोलनी चाहिए। एक नाम बताइए, जैसे इन्होंने नाम लिया वो फलाना आदमी ढिमका आदमी, तो वो क्या उन्होंने जो हमले करे जो लोगों के साथ करते हैं, जो वो सब सजा काट रहे हैं, वो भी सजा काट रहे हैं, भी सजा काट रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्या हमारी सुनो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे कोई भी हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्या सरकार के अंदर इतनी पावर नहीं है? सरकार के साथ इतनी बात बताइए, आप सिंगर हैं, कलाकार हैं, तो क्या आप देश को तोड़ने की बात करेंगे? क्या तोड़ने की बात करी बताइए? अब तो आप हत्या कर देंगे उसकी। तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं, सरकार के पास पावर नहीं है। सरकार वो कर लेती, ठीक है। मेरा सवाल ये, आप सिंगर हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आप सिंगर हैं, आप कलाकार हैं, आप देश को तोड़ने की बात करेंगे? नहीं, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। उसे बात क्या खत्म? पहले जवाब तो ले लो मैम, ये क्या बात होती है? एक बात पूछी, हटा लिया। जवाब से भाग रहे हो, नहीं भाग रहे हो। और क्या जब मैंने आपको सवाल करा, अरे चुप तो जाओ, मैंने आपको जवाब। बाबा सिद्दीकी को आप हटाओ, उसे साइड में हटा दो। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या करा, उसके संग क्या नहीं करा, उसके ऊपर टाटा लगा था, क्या लगा था, उसे छोड़ो। सिद्धू मूसे वाले के ऊपर कितने केस चल रहे थे? सिद्धू मूसे वाले देखो मैं साफ कहता हूँ, जो देश की अखंडता को एकता को तोड़ने की बात करेगा और उसके साथ ऐसी चीज हो जाए तो मैं नहीं मानता कि गलत है। क्योंकि देश को तोड़ने की जिसने देश को तोड़ने की बात अगर करी तो मैं नहीं मानता वो देश का सच्चा नागरिक है, वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और देश के दुश्मन को क्या करना चाहिए वो अच्छे से बता दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई की जगह आप होते तो क्या? भाई देखो, देश को तोड़ने वाले के खिलाफ तो हम विरोध करते हैं। उन्होंने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, ये आप मुझे बता दो। बताओ ना क्या नहीं बोला था, ये बता दो। आपको नहीं पता? हाँ तो आप बताओगे ना, नहीं पता है हमें, तो आप बताओगे ना, नहीं पता। क्यों बात ना करें? तो पता करके आइए कि वो अगर सही था तो कैसे सही था। मोबाइल निकाल ले, मोबाइल में। अरे फिर आप ही बता दीजिए मैम हमको, आप ही बता दीजिए। क्या सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी समर्थक नहीं था? नहीं था। तुम्हारे हिसाब से तो सारे पंजाबी समर्थक हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आए थे किसान आंदोलन में, उन्हें क्या बताया जा रहा था, उनसे क्या बोला जा रहा था? खालिस्तानी है ये। नहीं सुनिए, उन किसानों के जो ठेकेदार बन रहे थे ना, उन किसानों के जो ठेकेदार बन रहे थे, राकेश टिकैत हो गए और बाकी सब हो गए, वो सब खालिस्तान की बात कर रहे थे, किसानों को भड़काया गया। देखिए
ये भाई बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे जो आए थे वो कौन थे। तो मैं बता दूं, जिस देश में नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान, और वो किसान के रूप में आके हमारे जवानों पे हमला कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ वो दंगाई थे, वो गुंडे थे, वो किसी प्रकार से कोई किसान नहीं थे। और अगर कहें ये बात झूठ है, ये बात झूठ है, तो ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये सामने लाल किले पे झंडे पे तिरंगा तक उतार दिया गया था, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ था और खालिस्तान का झंडा वहां लहराया गया था। तो इससे बड़ा शर्मनाक हरकत क्या होगी जो किसान बनके दंगाई वहां पर आए थे। आज मुझे बताइए पंजाब में इतना भयावह मंजर। एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा ना। अब सुनना, अब जवाब दे रहा हूँ, सुन। ये जवाब सुनने लायक ही नहीं है, ये डिबेट करने लायक ही नहीं है। एक मिनट, अरे अभी सवाल, इसका सवाल पूछो। आप जवाब क्यों नहीं ले रहे हो? मैं ये कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी था, जो किसान आए वो खालिस्तानी थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कहाँ है, उन खालिस्तानियों को पकड़ के अंदर क्यों नहीं करती? उनके सुनो, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, वो कहाँ से आए? कोई सरकार के नहीं है उनके पास। क्या फिर सरकार हमारे खालिस्तानियों को शरणार्थी दे रही है, शरण दे रही है? मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे को तो इस बात का जवाब दीजिए कि आज उस किसान आंदोलन को 2-2.5 साल हो गए, तो उन खालिस्तानियों को अंदर क्यों नहीं करा गया? इस बात का जवाब दीजिए। इनकी जारी के लिए बता दूं, एक संगठन था इनका, उस सुन तो ले, अब इनका विधवा विलाप इसी प्रकार चलता जाएगा। अरे तो जवाब दे तो रहा हूँ, जवाब सुन तो ले। ये जवाब ही सुनेगा ही नहीं, ये जवाब नहीं सुनेगा, ये जवाब नहीं सुनेगा। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? ये वो लोग हैं सुबह से शाम तक लगे रहते हैं राशन की लाइन में, मोदी का राशन खाना है और शाम होते होते मोदी का विरोध करना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई हम तो मोदी का राशन देख ले, चौड़ा हो रहा सीन हमारा भी 56 इंच का होने वाला कुछ दिन में, ये हमारी देख लेना। एक वर्ड नहीं बोल सकते, 5 मिनट नहीं बोल सकते बगैर हिंदू मुस्लिम किए, बगैर हिंदू मुस्लिम में तो गए नहीं, उन्होंने शुरुआत भाईचारे